जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 42। आज के लेक्चर में हम कोड ऑफ एथिक्स के नई सिचुएशंस को कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ पुरानी सिचुएशन से रिलेटेड आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, उस होम असाइनमेंट की डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कुछ नई सिचुएशन, 3 नई सिचुएशन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फीस जो कि सबसे अहम है हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक। फिर उसके बाद कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज़ के फर्म को अपने मैनेजर्स को जो बोनसेस देती है, सैलरी वगैरह देती है, वो किस तरह की अरेंजमेंट होनी चाहिए। और इंड्यूसमेंट्स मींस फेवर्स के क्लाइंट हमें अगर डिफरेंट टाइप्स की फेवर्स देना चाहे या दे तो कौन सी टाइप की फेवर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और कौन सी टाइप की फेवर हमें एक्सेप्ट नहीं करनी। इंड्यूसमेंट्स का मतलब तरगीबात, ठीक है। यूं कह लीजिए कि लालच क्लाइंट जो हमें दे सकता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। और इसमें याद रखिए फाइनेंशियल भी शामिल हैं इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी शामिल। जैसे पैसे तो नहीं दिए लेकिन कोई वीआईपी प्रोटोकॉल दे दिया क्लाइंट ने हमें, ठीक है। क्लाइंट के अपने इंटरनल फंक्शंस हैं, उनमें हमें चीफ गेस्ट बना के प्रेजेंट करना चाहता है, अटेंड करना चाहता है, तो हम तो ऑडिटर हैं, क्या हमें इस तरह की इंड्यूसमेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, वन वर्ड तो इसका आंसर है नो, लेकिन सम टाइम वो कहता है कुछ सिचुएशन में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कोई इममटीरियल चीज़ हो, लेकिन मटीरियल या सिग्निफिकेंट चीज़ें हो तो फिर एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये 3 चीज़ें हम आज के कोड ऑफ एथिक्स में स्टडी करेंगे। फीस जो किस चीज़ को डिस्कस करेगी कि ऑडिटर को जब क्लाइंट के साथ फीस एग्री करनी है तो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल है और कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज, इसका ताल्लुक फर्म के इंटरनल सिस्टम से ही है, इसका ताल्लुक क्लाइंट से नहीं है। इसका ताल्लुक तो क्लाइंट और ऑडिटर के दरमियान में ना, कि अगर ऑडिट फीस डिसाइड करनी है तो वो क्या होनी चाहिए, वो इधर है। लेकिन इसका ताल्लुक विद इन फर्म, के फर्म के अंदर ही अगर किसी पार्टनर या मैनेजर की रिम्यूनरेशन डिसाइड करनी है तो फिक्स सैलरी के अलावा क्या उन्हें कुछ अमाउंट दी जा सकती है, और दी जा सकती है तो किस बेसिस पे देनी चाहिए। ये डिस्कशन होगी हमारी कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज पे। और फिर है इंड्यूसमेंट्स। सबसे अहम हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फीस, उसके बाद इंड्यूसमेंट्स और फिर एंड पे कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज। लीस्ट इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के हवाले से, लेकिन फिर भी कवर तो हमने करना है ये 3। लेकिन लेक्चर के नए कंसेप्ट की तरफ चलने से पहले आपको पता है एज यूजुअल हम केस स्टडी की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे लाजमी करते हैं, और आपके लिए भी मैंने ये लाजमी करार दिया हुआ है कि डेली होम असाइनमेंट आपने इंक्लूडिंग केस स्टडीज लाजमी करें। रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव नहीं होगी। क्लास में बैठ के लेक्चर लेने से कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन उन कंसेप्ट को आपने पेपर पे कैसे उतारना है। ज़ाहिर है आप एग्जामिनर के सामने जाके कंसेप्ट तो डिस्कस नहीं करेंगे, उसके सामने तो आपका पेज जाएगा, तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को पता चले कंसेप्ट आपके स्ट्रांग है, वो प्रैक्टिस से होगा। इसके लिए आपको डेली होम असाइनमेंट दी जाती है। अगर आप डेली होम असाइनमेंट कर रहे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन भी बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव हो रही होगी। ठीक है, होम असाइनमेंट कर रहे हैं ना आप लोग, शाबाश। चलिए, जो नहीं कर रहे वो भी स्टार्ट कर दें, अभी भी टाइम नहीं गुजरा, अभी भी आपके सिर्फ कंसेप्ट समझ आ जाना काफ़ी नहीं, कंसेप्ट समझ आने के बाद कंसेप्ट याद कर लेना ये भी काफ़ी नहीं है। ठीक है, याद करने के बाद उसको लिखना और रोज लिखना, जैसे काउंटिंग के क्वेश्चन रोज करते हैं, ठीक है, उसी तरह आपने ऑडिट के क्वेश्चन भी रोज करने हैं, फिर जाके आप इस काबिल होंगे कि पेपर को आसानी से अटेम्प्ट कर सके और पास हो सके। कोई क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में से कोड ऑफ एथिक्स में से पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? जी जी। एक लाइन लिखी है, फर्म विल नॉट लोन पर्सोनल या लैंड पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है स्टाफ ऑफ द फर्म। विल नॉट, लैंड या लोन का मतलब है फर्म उधार नहीं देगी। अच्छा, ये लफ्ज उसने कोड ऑफ एथिक्स में अजीब यूज कर लिया, उधार देना।
उधार देने से मुराद उसकी क्या है भला? उधार तो पैसे देते हैं, ये स्टाफ है। उधार देने से क्या मुराद है? टेम्परेरी बेसिस के ऊपर क्लाइंट सर्विसेज देना। इससे स्टाफ सर्विसेज क्लाइंट को टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज एडवोकेसी थ्रेट कैसे राइज होगा? क्योंकि जब हमारा एम्प्लॉय क्लाइंट पे 2-3 महीने काम करके वापस आएगा, ऑडिट स्टार्ट होगा, तो वो अपनी उन एडजस्टमेंट्स को जो उसने क्लाइंट पे अपने टेम्परेरी पीरियड के दौरान में की होंगी, उनको डिफेंड करने की कोशिश करेगा, उनको एडवोकेट करने की कोशिश करेगा कि सर ये मैंने ठीक किया। ठीक है, क्योंकि अगर वो एडवोकेट नहीं करेगा, गलत साबित हो गई, तो क्लाइंट कहेगा सर आपका ही बंदा था, वो गलतियां कर गया, आपने उसको सही सिखाया नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए चांसेस ये होते हैं कि वो पर्सन जब ऑडिट के दौरान अपनी पुरानी गलतियों को जो उसने टेम्परेरी स्टे के दौरान में किया उनको डिफेंड करेगा, जस्टिफाई करवाने की कोशिश करेगा। नहीं, एडवोकेसी का मैंने आके जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था वो ये था, थर्ड पार्टीज के सामने अपने क्लाइंट की पोजीशन को प्रमोट करना। ठीक है, ये था एडवोकेसी से। वो तो उसकी एक एग्जांपल थी। आप एग्जांपल और कंसेप्ट को ना अक्सर मिक्स कर देते हैं, एग्जांपल को समझ लेते हैं, यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या था एडवोकेसी थ्रेट का? थर्ड पार्टी के सामने कि अपने क्लाइंट की पोजीशन को प्रमोट करना। उसकी एग्जांपल है कि लीगल केसेस में थर्ड पार्टी, लेकिन और भी एग्जांपल थी, शेयर्स प्रमोट जब करते हैं, इन्वेस्टर के सामने क्लाइंट को प्रमोट करते हैं, उसमें लीगल केस तो नहीं है लेकिन एडवोकेसी थ्रेट है। उसी तरह इस केस में भी अब वो बेसिकली क्लाइंट का कंसल्टेंट बन के क्लाइंट के ऑडिटर के सामने अपनी कंसल्टेंट वाली एडजस्टमेंट को जस्टिफाई करवा रहा होगा, डिफेंड, इसीलिए एडवोकेसी थ्रेट राइज हो रहा है। क्लियर जी मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? यहाँ आपने कोई क्वेश्चन रेज किया था, मैंने रोका था जी। इंगेजमेंट पार्टनर एक ही होगा, सेफगार्ड में लिखा हुआ है रीस्ट्रक्चरिंग। नहीं, पार्टनर की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होती। रीस्ट्रक्चरिंग उसकी होती है जिसको पूरी जॉब का छोटा सा हिस्सा दिया, एरिया दिया हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 25 एरिया, किसी को 1-2 एरियाज दिए, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। जिस पार्टनर ने सारी फाइनेंशियल, उसकी ड्यूटीज में सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल हैं, तो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कैसे हो? उसमें ये होगा कि रोटेट कर दे उसको, ये लिखा होगा रोटेट। जी नहीं, यहाँ पे टीम मेंबर की बात, आप लफ्ज ऑडिटर क्यों यूज कर? कोड ऑफ एथिक्स में नॉर्मली लफ्ज ऑडिटर यूज नहीं होता, टीम मेंबर का वर्ड यूज होता है। आप स्पेसिफिकली मुझे बताइए कि किस टीम मेंबर की बात कर रहे हैं, फिर मैं उसके मुताबिक आपको बता सकूंगा कि इसे रोटेट करना बेहतर है या रीस्ट्रक्चर करना बेहतर है। अगर एंगेजमेंट पार्टनर है तो उसे रोटेट करना बेहतर है। जैसे एक क्वेश्चन में उसने कहा कि आपने कि एंगेजमेंट पार्टनर का रिलेटिव क्लाइंट में एम्प्लॉय है, उस सिचुएशन में हम नॉर्मली सिचुएशन में ना कोई दूसरा अगर हो मैनेजर वगैरह, हम कहते हैं रीस्ट्रक्चर कर दो या रिमूव कर दो, रोटेट कर। लेकिन यहां पे हम उसे रीस्ट्रक्चर नहीं करवा सकते, रिमूव या रोटेट ही करवाएंगे, क्योंकि पार्टनर तो उसने सारा ही काम करना है ना। और जी सेम पर्सन फर्म में और कंपनी में दोनों में काम कर रहा है, जो आपने बताया सिमुलेटेनियसली। सर इसमें ये नहीं देखना कि मेंबर टीम का है या नहीं, इसमें ओवरऑल फर्म का कोई भी शख्स को देखना। साइमल्टेनियस एम्प्लॉयमेंट किसी भी केस में हो अलाउड नहीं है। ठीक है, फर्म का कोई भी दूसरा, इवन जो हमारी टीम में शामिल नहीं भी है ना, वो भी सभी, मैंने आपको कोड ऑफ एथिक्स बताया था, ये पूरी फर्म पे अप्लाई होता है। हमारे कैफ लेवल पे वो सिर्फ एंगेजमेंट टीम पे अप्लाई करवाएगा। ठीक है, यानी पार्टनर में से मसला होगा, मैनेजर में से, ट्रेनिंग स्टूडेंट में से और इनके रिलेटिव में से। लेकिन जब आप सीफएफ लेवल पे जाएंगे वो आपसे कहेगा आप ही की फर्म में कोई दूसरा पर्सन है, वो एंगेजमेंट टीम में शामिल नहीं है, लेकिन वो दूसरा पार्टनर है, उसके पास शेयर्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है, या मैनेजर है कोई दूसरा, उसका रिलेटिव है, क्या थ्रेट राइज होता है? स्टिल थ्रेट राइज होता है, और बिल्कुल सेफगार्ड अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी। कंडक्ट कराना और सर एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना या फिर इंडिपेंडेंट रिव्यूअर अपॉइंट करना, सर इसमें डिफरेंस है? एडिशनल रिव्यूअर एंगेज करना या इंडिपेंडेंट एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट एंगेज करना, इंडिपेंडेंट रिव्यूअर एंगेज करना, इनका मतलब एक ही है। हाँ, सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का मतलब अलग है,
बाकी इंगेज एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट टू रिव्यू या इंगेज इंडिपेंडेंट रिव्यूअर, इनका मतलब एक ही है। ठीक है, आप कोई भी एक लाइन याद करके ना सब में इसको रिप्लेस कर सकते हैं जहां जहां। ठीक, और कोई क्वेश्चन? सर हमने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से फैमिलियरिटी थ्रेड राइज होता है, और जो नेगेटिव होता है उसकी वजह से इंटिमिडेशन थ्रेड राइज होता है। सर फिर हमने पढ़ा है कि फैमिली और जो पर्सनल रिलेशनशिप है उनमें दोनों राइज होते हैं। सर वो एक रिलेशनशिप में कैसे दोनों इंटिमिडेशन और फैमिलियरिटी थ्रेड राइज होते हैं? जब हमारा कोई टीम मेंबर का रिलेशनशिप है क्लाइंट में किसी एम्प्लॉय के साथ, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, तो उसमें थ्रेट क्रिएट होते हैं। कौन कौन से थ्रेट क्रिएट होते हैं याद है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। क्वेश्चन इनका ये है कि सर हमारा तो उस रिश्तेदार के साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, और आपने एक्सप्लेन करते होगा था इंटिमिडेशन होता है नेगेटिव जब रिलेशन, तो इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे राइज होता है इस सिचुएशन में? इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट क्लाइंट की तरफ से होगा। क्लाइंट धमकी दे सकता है कि अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो आपके इस रेलिवेंट टीम मेंबर को जॉब से निकाल दिया जाएगा या इसकी प्रमोशन रोक दी जाएगी वगैरह वगैरह। ठीक है, वो क्लाइंट की तरफ से प्रेशर होता है। ओके क्वेश्चन? अच्छा, एक और हाइब्रिड क्लास में भी आने से पहले मैं गया तो स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछने में से दो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूँ। एक ये सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, ये कब लिखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ फैक्टर कब नहीं लिखना? तो इसका जवाब है हर कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में चाहे पूछे चाहे ना पूछे आपने सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स को डिस्कस करना है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं सर लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें सिग्निफिकेंस के फैक्टर है ही नहीं, किताब में नहीं है, तो उनमें क्या करें? उनमें शुक्र करें, उनमें नहीं करना आपने, बाकी सब में करना है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, एक और क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा सर कुछ जब हम मार्किंग स्कीम पढ़ते हैं ना सॉल्व करने के बाद, तो उसमें हमें पता चलता है कि चंद एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं लेकिन चंद एक क्वेश्चन ऐसे हैं, एक दो, जिनमें थ्रेट्स के उसने 4-4 नंबर दिए हुए या 3-3 4-4 नंबर दिए हुए हैं सिर्फ थ्रेट के। हालांकि थ्रेट तो 1-1.5-2 लाइन में निमट जाते हैं, तो हमने उसको फिर कैसे सॉल्व करना है? तो इसका जवाब ये है कि आपने थ्रेट को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, एक्सप्लेन भी करना होता है। ठीक है, तो जब आप एक्सप्लेन सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे नंबर पूरे नहीं होंगे, एक्सप्लेन भी करना है नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, वो आप अपने उस पर मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा क्योंकि वो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी जिसको आप लिखेंगे। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट अगर लिख के मुझे चेक करवाना चाहें तो वो करवा दीजिए, मैं बल्कि क्लास के सामने भी उनमें से कुछ सेलेक्ट करके ना डिस्प्ले कर दूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि अच्छा इसको डिफरेंट अपनी वर्डिंग में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें अब वैसे प्रैक्टिस यही है कि जितने भी थ्रेड्स होते हैं हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके बाद उसको एक्सप्लेन। अच्छा, स्टूडेंट कहने लगा सर लेकिन आपने बुक सोल्यूशन में तो एक्सप्लेन नहीं किए हुए, और वाकई ऐसा है, वो इसलिए नहीं किया। देखिए, आप समझते हैं चेंज सिर्फ वही है जो सिलेबस में चेंज होती है, लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनको अंदाजा होता है इससे ज़्यादा अहम चेंज होती है एग्जामिनर का टेस्टिंग स्टाइल। सिलेबस चेंज ना भी होना तो ऑन एवरेज तकरीबन 3 अटेम्प्ट्स का स्टैंडर्ड है हमारा, उसके बाद एग्जामिनर का कुछ ना कुछ टेस्टिंग स्टाइल चेंज हो जाता है, उसका फोकस चेंज हो जाता है। क्योंकि मशहूर यह कंफर्म है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मशहूर ये है कि 3 अटेम्प्ट्स के बाद जो पेपर सेटर चेंज होता है, और जब नया पेपर सेटर आता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर को बना रहा होता है। तो इसीलिए तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले के एग्जामिनर सिर्फ थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करवा के कहते थे ठीक। अब का जो एग्जामिनर है वो ये कह रहा है कि आप इसको एक्सप्लेन भी करें ताकि मुझे पता चले स्टूडेंट्स को सही समझ आई है, उसने सिर्फ रट्टा लगा के नहीं आ गया। प्रैक्टिस में डिफरेंट अनसीन सिचुएशन आ जाए तो वो उसको भी रिलेट कर लेगा। तो इसीलिए आपने थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के साथ एक्सप्लेन भी करना है। और सिग्निफिकेंस के बारे में क्या कहा, पूछे ना पूछे बताने, और सिर्फ फैक्टर्स बताने। अच्छा, सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करने ना बैठ जाइएगा मेहरबानी, सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करने को नहीं कह रहा, सिर्फ क्योंकि हमने जैसे एग्जामिनर चाह रहा है हमने वैसे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि सिग्निफिकेंस के फैक्टर को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है लेकिन उसके मार्क्स नहीं होते, सिलेक्शन स्पेशल में भी नहीं दिया होता, हम भी नहीं करेंगे जी। रीसेंट सर्विसेज इन ऑडिट क्लाइंट में
उसने 2 सिचुएशंस बताई हैं कि जब क्लाइंट, बल्कि ऐसा करते हैं, ये आज की केस होम असाइनमेंट में भी शामिल है, शायान वाला क्वेश्चन है, उसमें ये कंसेप्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने होम असाइनमेंट की तरफ। चलें जी, होम असाइनमेंट। अच्छा, अब ना मैं थोड़ा सा जैसे जैसे कोड ऑफ एथिक्स की प्रैक्टिस आगे चल रही है ना, मैं आपको अब सिचुएशन लिंक करवाऊंगा। जब अगर आपने सिचुएशन लिंक अच्छे तरीके से कर ली तो इसका मतलब है कि आगे भी आप लिख लेंगे। ऐसा ही है, लिंक करवा के 2-3 क्वेश्चन और पूछूंगा जो अहम होंगे। सारे का सारा सोल्यूशन डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक दफा शेयर होल्डिंग का डिस्कस करे, दोबारा शेयर होल्डिंग का आ गया क्वेश्चन, तो उसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, अगर कोई नया क्वेश्चन आता है ना, उसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एग्रीड? चलिए। अच्छा, एक और स्टूडेंट कह रहे थे प्रॉब्लम कि सर आपने कुछ होम असाइनमेंट दिया, उसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो अभी तक हमने नहीं किए, तो उनके साथ पेंडिंग लिख लें। ठीक है, वो जब बाद में रेलिवेंट सिचुएशन का मतलब रेलिवेंट सिचुएशन भी आपने कवर की, जब ये सारी सिचुएशन कवर हो जाएगी आप बाद में जाके उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं क्वेश्चन देखते हुए अंदाजा लगाता हूं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्वेश्चन के फौरी तौर पे जजमेंट लगता है कि ये पढ़ लिया हुआ बच्चे ने, लेकिन वो नहीं पढ़ाया होता, तो सम टाइम ऐसा हो जाता है। अगर कोई ऐसा हो जाए तो वो पार्ट परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पार्ट हमने नहीं पढ़ा हुआ? आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, एक ही निशानी है उसकी, केस स्टडी पढ़ेंगे कुछ भी समझ नहीं आएगी, इसका मतलब क्या है कि नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, उसका ये मतलब नहीं समझना, तो ये पक्की बात है उस वक्त तक हमने एक एक चीज इंशाल्लाह सिलेबस की कर ली होगी। क्वेश्चन 6, यू आर एन ऑडिट पार्टनर एट हैंड। अच्छा सर, रिक्वायरमेंट वाले डिस्कस वेदर एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द अबव ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। बताना है कि ये ऑफर कब एक्सेप्ट की जा सकती है या नहीं। यू आर एन ऑडिट पार्टनर एट खान। अच्छा, ये पिफा का क्वेश्चन है, आईकैप का क्वेश्चन होता ना तो वो इसके साथ कंफर्म लिखता कोड ऑफ एथिक्स या थ्रेट का वर्ड लिखता, लेकिन बहरहाल उसने नहीं भी लिखा, सिचुएशन आपको पता चल जाएगा ये डिस्कस कहाँ हुई है। यू आर द ऑडिट पार्टनर एट हैंड एंड कंपनी, accounts manager of one of your client Dragon Private Limited has recently resigned and the company has approached you for your assistance. CFO of the company requested। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है CFO की रिक्वेस्ट क्या है। 2 चीजें हैं, मिलती जुलती हैं लेकिन फर्क है। 2 रास्ते यहां से निकलेंगे, गलत रास्ते पे पड़े फेल। यहां तक दोनों सिचुएशन में कॉमन होगी इंफॉर्मेशन। यहां पे अब देखना है हमने CFO रिक्वेस्ट क्या कर रहा है। अगर CFO रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे कि सर मेरा मैनेजर अकाउंट चला गया है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर कर दे, तो इसका मतलब है क्लाइंट हमसे हमारा स्टाफ नहीं मांग रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग रहा है। ये होगी बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। अब ये हमारी मर्जी, हम जब मर्जी, जैसे मर्जी, जिससे मर्जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के क्लाइंट को प्रोवाइड करें। इसमें क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किस चीज की फाइनेंशियल। दूसरी सिचुएशन में क्लाइंट आके कहेगा सर हमें सिर्फ 2 बंदे दे दीजिए, 3 बंदे दे दीजिए अपने 2 महीने के लिए, हम उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाएंगे। अब ये तो अंडरस्टूड है, हमारे बंदों को लेके जा रहा है, कुछ सफाई सुथराई थोड़ी करवाएगा, और पंखे ठीक थोड़ी करवाएगा। हमें काम ही एक ही आता है, या अकाउंटिंग आती है या ऑडिट आता है प्रैक्टिस में फर्म, तो वो काम करवाएगा कोई, मार्केटिंग का थोड़ा ही करवाएगा, ह्यूमन रिसोर्स का थोड़े, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज लिख लेता है ना क्वेश्चन में कि आप हमें 2 बंदे दे दीजिए, हम इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करवाएंगे, तो स्टूडेंट गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद क्लाइंट हमें कह रहा है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दें। वो फिर इसको टेम्परेरी स्टाफ सर्विस का केस नहीं समझते, वो समझते हैं ये सर्विसेज का, के अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज का। तो ये आपने ध्यान में रखना है और आपने मुझे बताना है कि वो CFO की रिक्वेस्ट क्या है और सिचुएशन कौन सी बनती है। वैसे तो अंडरस्टूड है कि आपने जो पढ़ी है वही क्वेश्चन दिया होगा मैंने आपको, लेकिन फिर भी आपने इवैल्यूएट करना है क्वेश्चन में कहां से पता चलता है। CFO ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड यू टू प्रोवाइड ए टीम मेंबर, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कह रहा, to assist them in preparation of annual financial statements and other related work, ताकि उसको असिस्ट। तो इसी यही तो काम आता है, यही तो असिस्ट करना, और क्या करना उसमें। तो जरा सोच के मुझे बताइए
क्या टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज का केस है या के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके देनी? टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज का, शाबाश, ठीक है जी। तो उधर जाएगा, कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट, शाबाश। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? सिग्निफिकेंस लिखी हुई है इसमें? सिग्निफिकेंस, शुक्र है नहीं लिखी हुई, शुक्र है। अच्छा, सेफ गार्ड, सेफ गार्ड दो तरह के हैं। एक वो सेफ गार्ड जो उस वक्त के हैं जब उसे भेजना है टेम्परेरी सर्विसेज के लिए, उसे 2-3 नसीहतें करनी है। ए बेटा, उधर जाओगे अपनी मर्जी नहीं, घर में तो अपनी मर्जी करते रहे हो, उधर जाके अपनी मर्जी नहीं करनी, मैनेजेरियल डिसीजन नहीं करने, क्लाइंट जिम्मेदार होगा काम करवाने का, ठीक है जी। और फिर जब वापस आके हम उसे ऑडिट टीम का हिस्सा बनाने की सोच रहे होंगे तब के सेफ गार्ड लगा। 2 हेडिंग है ना, ये जेहन में रखनी है, दोनों हेडिंग देनी है। स्टूडेंट कहने लगा सर अगर हम ऑडिट, क्वेश्चन में कहता है कि ऑडिट टीम का मेंबर बनाने के लिए जा रहा है तो सिर्फ ऑडिट टीम मेंबर वाली बात लिखे, वो पुरानी वाली बात क्यों लिख रहे हैं जो उस वक्त के सेफ गार्ड थे जब उसे भेज रहे थे? तो चूंकि केस स्टडी में उसने डिस्कस कर दिया उसको, तो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए जरूरी है हम उस वक्त के भी सेफ गार्ड बताएं। 6A में कोई प्रॉब्लम? बी, बाबर लिमिटेड हैज अप्रोच योर फर्म टू एक्ट एज देयर एक्सटर्नल ऑडिटर्स। अच्छा, बाबर लिमिटेड के साथ BL क्यों लिखा है भला? आपकी आसानी के लिए कि आप सोल्यूशन में पूरा बाबर लिमिटेड ना लिखे, सिर्फ BL लिखे, बहार चले, बहार जो भी है, बहार लिमिटेड हैज अप्रोच योर फर्म टू एक्ट। इस तरह की गलतियां बड़ी आप ठीक करवाते हैं। एक्ट एज द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ईयर एंडेड 31st 2017। Bahar Limited provide cars on lease to their customer. One of the partner of your firm disclosed that he has purchased a car on lease from company. बताइए, कोई बात ही नहीं, हल्की हल्की आंच पे डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस। अच्छा नहीं, पहले मैं ये देख लूं, ये ऑडिट फर्म चीजें खरीद रही है क्लाइंट से कि क्लाइंट खरीद रहा है चीजें ऑडिट फर्म से? ऑडिट, तो ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का केस हो गया, वरना ये बिजनेस रिलेशनशिप का हो जाता। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का। अच्छा, नॉर्मली तो लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तो इसमें कोई मसला नहीं था, याद है ना? वो कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स कहता है स्टिल मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन से भी थ्रेट अराइज होता है, चाहे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्यों ना हो। स्टूडेंट कहने लगा सर वो बैंक से लोन लेते हैं तो सिक्योरिटी तो बैंक ने रखी होगी, अगर ऑडिटर ने भी लोन लिया, और अगर उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे जिसपे सारी दुनिया को लोन देता है लोन दिया, तो फिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल प्रॉब्लम हो सकता है लोन की अमाउंट बहुत ज्यादा है, मटेरियल हो, तो स्टिल प्रॉब्लम हो सकती। इसीलिए यहाँ पे भी परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज है, तो क्या थ्रेट राइज होगा? अच्छा, कौन सा थ्रेट गैस कीजिए? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, शाबाश। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड कर रही होगी? मटेरियल है कि इमटेरियल है, कोई अनड्यू फेवर तो नहीं ली टर्म्स एंड कंडीशन में, शाबाश। और सेफ गार्ड में क्या हो सकता है आपके ख्याल में? जजमेंट, प्रोफेशनल जज, पढ़ा नहीं हुआ जजमेंट, कि अगर उसके ड्यूज है कोई वो क्लियर हो, और अगर मटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं तो फिर उसको क्या कर दे? रिड्यूस करके इमटेरियल कर दे। बिल्कुल ठीक है। ये 1-2 पॉइंट शायद और होंगे, लेकिन आपने अपने जो जजमेंट की बेस पे बताया तकरीबन 60 to 70% आंसर यही है। तो अगर कभी कोई ऐसा आ भी जाए ना पार्ट जो आपने नहीं किया, जजमेंट अप्लाई करके देख लें। नहीं, सोल्यूशन क्या है उसको भी डिस्कस ना करें मेरे भाई, इस पार्ट के सोल्यूशन को क्यों ना डिस्कस करें? पढ़ा ही नहीं तो जाहिर है मैं भी सारा पढ़ा भी नहीं रहा, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ मेन, हल्की आंच में मैंने कहा, तेज आंच नहीं की अभी, वो जब केस पढ़ लेंगे फिर करेंगे। चलिए, ये 6 क्लियर हो गया आपको, आगे चलते हैं जी। अच्छा, इसमें आपको पता चल गया सिचुएशन पढ़ के ये सिचुएशन कोड ऑफ एथिक्स की है, शाबाश। आगे चलते हैं। 7, डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट। सिर्फ थ्रेट बताना है कि एक्सप्लेन भी करना है? दैट में भी डिस्कस का मतलब यही है।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिचुएशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिला वजह, इसके बजाय कह सकता था इंडिपेंडेंट सिचुएशन, यानी ना भी कुछ कहता तो हमें पता था दो सिचुएशन दोनों को लैदर था, हमारी परंपरा यही है, हर पार्ट को लैदर अदा करते हैं। एंड एडवाइज द पार्टनर ऑफ कंसर्न फर्म विद टू पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन दैट में बी अडॉप्टेड इन। पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? सेफगार्ड। अच्छा, इसने शुक्र है सिग्निफिकेंस नहीं कहा, मैं सिग्निफिकेंस नहीं बताऊंगा। क्यों? पूछा तो नहीं होगा, पूछे या ना पूछे, हमने लाजमी बताना है, पूछे या ना पूछे। पुराने क्वेश्चन में नहीं पूछा, जब आप लेटेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे ना, ये देखेंगे 22-23 वाले और 21 में भी शायद उसने शुरू कर दिया था, सिग्निफिकेंस को पूछता है। मुनीर इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एम्प्लॉयड एज ए मैनेजर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. He has informed the engagement partner that his close relative holds 50,000 shares of a listed company whose audit is to be supervised by Munir. फौरन समझ आ गया मुझे, ये फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप पे केस बनाया है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे ऐसे ना करें, ये भाई से ही बताएं, ये केस फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाला है कि फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे आ गया भाई? ये कह तो रहा है ये हिज क्लोज रिलेटिव होल्ड शेयर, शाबाश, ठीक है। क्लोज रिलेटिव देखना है कि क्लोज रिलेटिव क्या ये कह रहा है क्लोज रिलेटिव क्लाइंट में एम्प्लॉय है तो फिर फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप होता, लेकिन अगर कह रहा है क्लोज रिलेटिव घर में बैठा है और उसके पास शेयर्स हैं तो फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाली केस स्टडी बंद। ये जो मिलती जुलती केस स्टडी होती है ना, इनको आपने जहन में रखना है। ये मैंने पहले कौन सी बताई थी मिलती जुलती? हाँ, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देनी है, वो सर्विस के टेम्परेरी वाली सर्विस। और यहाँ पे जब रिलेटिव के पास काम करता है तो फिर थ्रेट। अच्छा, एक बल्कि और आने से पहले हाइब्रिड क्लास में क्वेश्चन पूछा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया, उससे केस स्टडी याद आ गई। और कभी कभार वो एक से ज्यादा सिचुएशन भी एक केस स्टडी में टेस्ट कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। जैसे आपने ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी में भी देखा कि कभी कभार ऐसा होता था एक ही केस के अंदर वो दो मिस स्टेटमेंट्स इंक्लूड कर लेता था। आपने असाइनमेंट में वो कोई केस स्टडी की है जिसमें एक ही पार्ट के अंदर डेटर भी बैंकरप्ट हो गया था, इन्वेंट्री भी ऑब्सोलीट हो गई थी? ये केस स्टडी चलें आगे चल के आप करेंगे। इस सिचुएशन में हमने क्या करना होता है भला? दोनों की मिस स्टेटमेंट की अमाउंट को ऐड करना होता है, दोनों को डिस्कस करना होता है। उसी तरह ICAP ने एक कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी दी। अब आपने गैस करना है कौन से वाली है। उसने कहा है हमारी टीम में एक मेंबर है, हमारी टीम मेंबर है, उसकी सगाई हो गई क्लाइंट, ऑडिट क्लाइंट के डायरेक्टर की बेटी के साथ। अब आगे आप सोचने समझने के काबिल नहीं रहे। अब बताइए ये कौन? अच्छा, और डायरेक्टर जो है वो 15% शेयर्स हैं उसके पास क्लाइंट। ऐसे ही डायरेक्टर थोड़ी बन जाता है, शेयर्स होते हैं तो डायरेक्टर बनता है। बताइए कौन सी सिचुएशन है? हाँ, इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी आ गया, फैमिलियरिटी थ्रेट भी आ गया। दोनों को लदा डिस्कस कर देना, दोनों को। अच्छा, आप थ्रेट इंटिमिडेशन भी आ, हाँ तो जाहिर है आ गया। नहीं इंटिमिडेट नहीं कर सकता क्लाइंट, सबसे बड़ी इंटिमिडेशन तो यही है। हाँ जी, चलिए ठीक है, पहुंचिए आपके। लेकिन नॉर्मली ICAP ऐसे करने, नॉर्मली एक पार्ट में एक ही सिचुएशन डिस्कस कर रहा है, लेकिन अगर मल्टीपल भी डिस्कस कर दे हम तैयार है ना आइडेंटिफाई। नॉर्मली कर नहीं रहा, ये ना आप हर सिचुएशन में सोचना शुरू कर दें। जब मल्टीपल सिचुएशन आएगी क्लियरली आपको खुद से पता चल जाएगा। चलिए ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस करने की जरूरत नहीं दोबारा। फिर दानियाल इज एम्प्लॉयड इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही हैज बीन ए मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम ऑफ मालाकन लिमिटेड फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। ये कौन सी सिचुएशन? He has been a member of audit for the last few years. कौन सा वाला सिचुएशन हुई है? इसमें क्या कौन सा लफ्ज चेंज करते
तो एक या दो लफ्ज चेंज करते तो ये रीसेंट सर्विसेज विद क्लाइंट का क्वेश्चन बन जाता। लास्ट फ्यू इयर्स ही हैज बीन एन एम्प्लॉय ऑफ मालाकंड लिमिटेड। ये मेंबर ऑफ ऑडिट टीम की बजाय अगर एम्प्लॉय लिख दिया जाता ना, एम्प्लॉय ऑफ मालाकंड, तो ये कौन सा क्वेश्चन बन जाता? रिसेंट सर्विसेज वाला, कि पहले एम्प्लॉय रहा है अब ऑडिट टीम का हिस्सा है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं आप सिचुएशन को, रिक्वायरमेंट या केस को इसलिए पढ़ना अहम है क्योंकि अगर यहां पे गलती कर दी आपने सिचुएशन में तो फिर आगे जो भी लिखेंगे वो 0 नंबर। तो इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना ज्यादा अच्छा है। इस पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा 3-4 मिनट की रिक्वायरमेंट या क्वेश्चन पढ़ने पे। तो ये हमारा लॉन्ग एसोसिएशन कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और कुछ नहीं है कोई? पक्का 2 ही है। अच्छा, और इसमें सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, 3 साल नहीं लिखा, वो कह रहे हैं भाई 3 साल नहीं लिखा हुआ, तो लास्ट फ्यू इयर्स का मतलब आप क्या ले रहे हैं? 2 साल के 1 साल? नॉर्मली 3 साल तो लेने चाहिए ना, 4 साल। चलिए, इसमें इफ करके कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी आपका सारा जो फोकस जाएगा वो जाहिर है 3 साल से के ऊपर ही जाएगा। 3 साल से कम में तो आप एक लाइन में निपटा देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स या मैनी इयर्स की हम इंटरप्रिटेशन 3 साल या उससे ज्यादा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, Hussain Tarad is the audit partner responsible for the audit of Petra Travels. Requirements, सही कह रहे हैं। In the light of Code of Ethics for Chartered Accountants, underline कर लें Code of Ethics को। Discuss the threats. Explain me. In the above scenario and suggest appropriate safeguard. शुक्र है safeguard इसने significance के फैक्टर नहीं पूछे, तो लिखने हैं कि नहीं? लिखने हैं, शाबाश। अगर हुए इस केस स्टडी में तो लिखने हैं। द चीफ, वो कह रहे हैं पार्टनर है, ठीक है, हुसैन तारड़। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म्ड हुसैन दैट ड्यू टू लिक्विडिटी इशू amid COVID-19 several employees including some staff members of finance department left the कंपनी छोड़ गए। अब आगे ध्यान से देखना है रिक्वेस्ट क्या कर रहा है। CEO has therefore requested Hussain to provide 2 staff of the audit firm for some time. Temporary staff services है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज वाला केस तो नहीं है। शाबाश, तो ये तो भी डिस्कस कर दिया हमने। 8 शयान वाला से। Shayan has recently been hired as the audit manager in a firm of chartered accountant which is the auditor of Python Limited. Shayan previously served as manager finance in PL for 3 years. यानी क्लाइंट में 3 साल काम किया। अब आ गया, ये आउटगोइंग का केस है कि इनकमिंग का? पक्का है ये इनकमिंग का केस है। केस आईके में जाके आपने आउटगोइंग कर देना, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट करेंगे। ये इनकमिंग का केस है। फर्म इज कंसीडरिंग टू डेप्यूट शायान एज द एंगेजमेंट मैनेजर फॉर द ऑडिट ऑफ पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2019। पार्टनर के जहन में आइडिया आया, उसने कहा ये क्लाइंट को अच्छे तरीके से जानता है, तो ऐसा करते हैं कि इसी को हम टीम का हिस्सा बना के भेज देते हैं। इच्ची बिची फेर देगा क्लाइंट की। रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द पॉसिबल थ्रेट्स व्हिच में अराइज एंड डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। नया क्वेश्चन लग रहा है, पुराने क्वेश्चन में वो सिग्निफिकेंस को क्लियरली नहीं बताता था। अब बताए तो किसको अंडरलाइन करेंगे? सिग्निफिकेंस। और थ्रेट को भी कर दे भाई मेहरबानी। आल्सो डिस्कस द सेफगार्ड्स रिक्वायर्ड टू मिटिगेट द थ्रेट्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस। और जो सेफगार्ड बताने हैं ना वो इन 2 सिचुएशन में बताने हैं। Shayan resigned from PL with effect from 30 June 2019 और Shayan resigned from PL with effect from 30 जून 2018। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? अगर उसने 30 जून 2000, हम ऑडिट कर रहे हैं 31 अगस्त 2019, अगर वो 30 जून को रिजाइन किया ना, इसका मतलब है उसने क्लाइंट को सर्व किया है ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड।
जिस पीरियड का हम ऑडिट कर रहे हैं उसमें, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंफर्म में इसका काम जरूर आ रहा होगा। ठीक हो गया, इसमें थ्रेड ज्यादा है। और अगर उसने रिजाइन किया 30 जून 2018, तो फिर इसका मतलब हमारा जो रिपोर्टिंग पीरियड है, रिपोर्टिंग पीरियड क्या, जिसका हम जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं उससे पहले छोड़ चुका है। इस सिचुएशन में थ्रेड निस्बतन कम होता है। ठीक है, पहले वाले केस में तो वो एक लाइन में निपटा दिया, क्या उसने कहा नहीं इसको नहीं टीम में शामिल करना। दूसरे वाले केस में कहा उसने टीम को शामिल कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर दें और रिव्यूअर इंडिपेंडेंट इंगेज इंडिपेंडेंट एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्ला ब्ला ब्ला। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया सेफगार्ड। थ्रेट कौन से राइज होते हैं सिचुएशन में? वो उधर था, इधर आ गया, इसको भेज रहे हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट सबसे पहले, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। शाबाश। किसी कोड ऑफ एथिक्स की सिचुएशन में 3 से ज्यादा थ्रेट नहीं है, मैक्सिमम 3 है। ठीक है। एक स्टूडेंट कहने लगा अजीब सवाल, अजीब सवाल, सर ज्यादा लिखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती एग्जाम में? मैंने कहा नॉर्मली नहीं होती। तो सर ऐसा करता हूँ मैं हर सिचुएशन में 5 के 5 थ्रेड लिख देता हूँ, जो 1 या 2 या 3 रेलिवेंट, बाकी ज्यादा ही है ना, और आपने कह दिया ज्यादा से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने कहा शाबाश शाबाश। और एक और असूल मैंने फिर उस स्टूडेंट से सीखा कि इसी तरह हम ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी भी कर सकते हैं। जब कभी इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे, हम कहीं क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स या डिस्क्लेमर, कोई तो ठीक होगा। जो ठीक होगा उसका नंबर दे देगा, जो ठीक नहीं होगा एक्स्ट्रा। ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। नॉर्मली एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स डिडक्ट नहीं होते जब आप प्रोसीजर या स्टेप्स लिख रहे होते हैं, लेकिन जब वो आपसे स्पेसिफिक चीजें कंसर्न पूछ रहा होता है कि ये या ये, उस वक्त आप सारे नहीं कह सकते, उस वक्त आपको क्लियरली बताना पड़ेगा ये या ये। फिर मैंने कहा भाई शुक्र कर तू मेडिकल में नहीं गया, टेस्ट में फेल हो गया, वरना तू तो अपने मरीजों को कहता ये लो सारी गोलियां खा लो, कोई तो काम करेगी, कोई तो काम करेगी। ऐसे थोड़ी करते हैं, तो सारे थ्रेड लिख दो, कोई तो रेलिवेंट होगा, तो मरीज क्या होगा, सेहतमंद हो जाएगा, हो जाएगा सेहत। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स थे कि नहीं? क्या? रोल, इधर रोल, उधर लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, पोजीशन एट लाइन, पोजीशन वगैरह। शाबाश। नेक्स्ट, बस ये वैसे सी बात थी भाई। डिस्कशन केस स्टडी की खत्म हुई है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फीस की तरफ। अच्छा, फीस अक्सर वो पूछ लिया करता है कंसेप्ट, इसलिए फीस से रिलेटेड डिस्कशन ध्यान से सुननी है आपने। पहला केस, फीस लेस देन प्रीडिसेसर ऑडिटर, इसे अंडरकटिंग भी कहते हैं। अंडरकटिंग आईकैप कहता है सारी सीए फर्म्स ऑडिट करने वाले एक फैमिली हैं। ये कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, एक कंपेटिटर नहीं है, एक दूसरे के क्लाइंट घेरने के लिए। वैसे आपको पता है, आपने वो सर्फ एक्सेल की ऐड देखी होगी, और कौन कौन से वॉशिंग पाउडर होते हैं जिनकी ऐड? एरियल, हाँ, और एक दूसरे को वो कहते हैं आम पाउडर से 100 रुपये सस्ता और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आईकैप कहता है आपने एडवर्टीजमेंट करनी नहीं, क्योंकि अगर आपको एडवर्टीजमेंट, तो आप एक दूसरे के साथ वही सलूक करेंगे जिस तरह ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी सलूक करती हैं, अपनी सर्विसेज को एग्जैजरेट करना और दूसरों की गुड या सर्विसेज को डिग्रेड करना। आईकैप कहता है आपके लिए मना है, आपने एडवर्टीजमेंट करने ही नहीं। आप नहीं देखेंगे पूरे पाकिस्तान या इवन पूरी दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा हो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के इतने सख्त रूल हैं कि वो कहते हैं ना करना ही बेहतर है।
ना करना, क्योंकि पैसे खर्च होते हैं ना, फायदा ही ना उतना आया तो फिर फायदा पैसे का, तो नॉर्मली एडवर्टीजमेंट हमारे प्रोफेशन में नहीं होती। अब वो होती है वो लैदा से 1-to-1 डिस्कशन, वो गोल्फ क्लब नहीं बताया था आपको, हाँ वहां से अवेयरनेस 1-to-1 मीटिंग के जरिए अवेयरनेस हो जाती है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा इसी तरह एक और तरीका होता है कंपेटिटर के क्लाइंट को घेरने का। एक तो होता है एडवर्टीजमेंट के जरिए से, ठीक है, एक होता है प्राइस वार के जरिए से, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देना, उधर का कंपेटिटर इधर आ गया, अब कंपेटिटर क्या चुप करके बैठेगा, वो भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देगा। तो इस तरीके से प्राइस वार छिड़ेगी। प्राइस वार का नुकसान ये होता है कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन जाती है। एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? क्योंकि प्राइस कम करने से प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो वो फिर कॉस्ट भी कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्वालिटी कम होने का खतरा होता है। तो इसीलिए उसने कहा प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस आपने चार्ज नहीं करनी। अगर पिछले साल के ऑडिटर ने 10 लाख फीस चार्ज की है और आपने 8 लाख फीस चार्ज कर दी, तो ये समझा जाएगा आपने उसका क्लाइंट तोड़ने के लिए कम फीस चार्ज की है। अब अगले साल के लिए फिर वो हो सकता है 6 लाख कर दे फीस, ठीक है, आपके अच्छा 6 लाख 4 लाख कर देते हैं। अब हैरान होकर लोग आपसे पूछेंगे 4 लाख में कैसे कर लेते हैं आप ऑडिट, आप क्या स्टाइपेंड टाइम पे नहीं देते? आप कहेंगे बिल्कुल स्टाइपेंड टाइम पे देते हैं, फर्क सिर्फ यह है कि हमने सीए वाले नहीं बल्कि बीकॉम वाले बंदे रखे हों। बीकॉम वाले बंदे रखे। वो एक जगह पे ऑडिट करने के लिए गए, वो हम दूसरा शहर था, तो उसमें हमारी साथ वाले खाना खाने के लिए एक होटल में गए, साथ वाली टेबल पे दूसरे फर्म की टीम बैठी हुई थी, वो भी ऑडिट करने के क्लाइंट आए होंगे, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। हालांकि उन्हें ध्यान रखना चाहिए था सोशल एनवायरनमेंट में भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। हम अब हमारा सीनियर भी था, वो चुपके से बातें सुन के, तो पता चला उनकी टीम में ज्यादातर लोग बीकॉम किया। तो ये फिर जब आप पैसे कम चार्ज करते हैं ना, तो अल्टीमेटली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा होता है। इसीलिए फीस लेस देन प्रीडिसेसर ऑडिटर का कंसेप्ट क्या है? पिछले साल के ऑडिटर से कम फीस चार्ज नहीं करनी। एक स्टूडेंट कहने लगा सर अगर उसका जैक लगा हो, वैसे हैवी फीस चार्ज कर रहा हो, ओवर चार्जिंग कर रहा हो, तो हमने कहा हम भी कर लेंगे। है क्या? आईकैप कहता है आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि क्लाइंट आपके पास आएगा कि नहीं। कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है 5 साल के बाद क्लाइंट रोटेट करना होता है, तो 5 साल के बाद आपका क्लाइंट दूसरी फर्म के पास, दूसरी फर्म का क्लाइंट आपके। देखिए लॉ ने जब कहा हुआ है ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेंगे, तो क्लाइंट हमारे खुद सोचें, वो अगर मुझे छोड़ेंगे भी तो किधर जाएंगे? मेरे पेटी भाई के पास, और उसको छोड़ेंगे तो मेरे। रोटेशन विद इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी होगी ना। तो इसीलिए आईकैप ने कहा एडवर्टीजमेंट ना कीजिए, इसका फायदा नहीं है। प्राइस वार में भी आपने नहीं पढ़ना। यह है कंसेप्ट फीस लेस देन प्रीडिसेसर ऑडिटर का। कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट कोट या एक्सेप्ट फी लोअर देन प्रीवियस ऑडिटर। फीस एक्सेप्ट नहीं कर, कहता है हाँ एक केस में कर सकते हैं। किस केस में? बिकॉज अनलेस स्कोप एंड क्वांटम ऑफ वर्क इज मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। स्कोप एंड क्वांटम ऑफ वर्क डिफरेंट हो तो फिर कर सकते हैं। स्कोप एंड क्वांटम ऑफ वर्क, स्कोप की एग्जांपल ले ले, क्वांटम की भी एग्जांपल है। पिछले साल नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट किया, इस साल क्लाइंट कह रहे हैं ऑडिट नहीं रिव्यू करना, कम फीस चार्ज कर सकते हैं। या पिछले साल क्लाइंट की 100 ब्रांचेस थी, इस साल उसने उसमें से 20 को बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, नॉन प्रॉफिटेबल थी। तो अब क्या आप पिछले साल अगर 10 लाख थी फीस, इस साल 8 लाख कर सकते हैं? तो स्कोप एंड क्वांटम ऑफ वर्क अगर कम हो फिर कम फीस चार्ज करे, समझ आती है। वरना प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज नहीं करनी। अगर करेंगे कम फीस चार्ज तो ये अंडर कटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अंडर। ये बात समझ आती है? अच्छा आप इससे एग्री करते हैं? इससे एग्री करते हैं? आपको ये तो नहीं लगता कि ये क्लाइंट के साथ ज्यादती है? पक्की बात है। चलिए ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। फैक्टर्स इवैल्यूएटिंग थ्रेट व्हेन लोअर फीस इज चार्ज। अगर कम फीस चार्ज हो रही हो तो सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स क्या होंगे? वेदर क्लाइंट इज अवेयर ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी अगर आपने इस अलाउड सिचुएशन में कम फीस चार्ज कर भी ली, उसके बाद आपने देखना है क्लाइंट को क्लियरली बता दें सर ये कम फीस हम इस वजह से चार्ज कर रहे हैं क्योंकि लेवल ऑफ इंश्योरेंस कम है, स्कोप ऑफ वर्क कम है, क्योंकि क्वांटम ऑफ वर्क कम है, इसलिए
ये ना हो आप समझ रहे हो कि हम उतना ही काम करेंगे जितना पिछले साल, स्कोप उतना ही नहीं, स्कोप कम है, वरना हम कम फीस चार्ज ही ना करते। फिर वेदर फीस सेट बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, हाँ वो कह रहा है रेगुलेटर अगर कोई फीस डिसाइड कर देना उसको हम अंडर कटिंग नहीं समझेंगे, चाहे वो कम क्यों ना हो, बल्कि जनरल रूल्स समझ लीजिए। कोई भी रेगुलेटर जब फीस डिसाइड कर देता ना हमारी, तो उसमें कोई एथिकल इशू राइज नहीं समझा जाएगा। ठीक है, बाज़ बात ऐसे होता है ना, जैसे हमें कोई लिक्विडेटर पॉइंट का कैफ 7 में शायद आपने पढ़ा हो कंसेप्ट कि लिक्विडेटर भी पॉइंट हो सकता है। लिक्विडेटर को फीस अब वो डिसाइड कर देंगे, जितनी डिसाइड करनी उतनी, ठीक है। सेफगार्ड्स क्या होंगे? एडजस्ट लेवल ऑफ फी और स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। आपने फीस का लेवल, या तो ये देखें अगर पता चलता है स्कोप ज्यादा है फीस कम है, ये सिचुएशन राइज होती है, तो क्या करें? यहां फीस बढ़ा दें, स्कोप कम कर देते तो दोनों बराबर हो जाए। यानी इसमें कह रहे हैं आपको तसल्ली कर लें कि फीस कम है तो स्कोप भी कम है, और अगर स्कोप सेम है तो फीस भी सेम या हायर होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कर लें। इवन अगर क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम है, आपने कम फीस चार्ज कर ली, इस सूरत में भी इंडिपेंडेंट रिव्यूअर, ताकि पता चल जाए कहीं आपने बीकॉम बीए वालों से तो काम नहीं करवा लिया कम फीस को सामने रखते हुए। रिस्क है ना कि फर्म ने बीकॉम बीए वालों से काम करवा लिया हो। बीए वाले भी बिल्कुल काम करवा सकते हैं, रिपोर्ट साइन तो करनी एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है ना। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया किस पे अप्लाई होता है? सिर्फ पार्टनर पे, बाकी टीम पे तो नहीं होता। ये फीस लेस देन प्रीडिसेसर आइटम, समझ आ गई बात? इसमें आपने जब कभी आए अंडर कटिंग का वर्ड जरूर यूज करना है, जिससे पता चलेगा आपने कंसेप्ट को अच्छे तरीके से कवर किया। प्रीवियस ऑर्डर की फीस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोजर होता है इसका। जैसे डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन डिस्क्लोज की जाती है ना, वो भी कॉन्फिडेंशियल नहीं, एग्रीगेट, उसी तरह ऑडिटर की फीस भी की जाती है। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होती है, बिल्कुल। फिर इसके बाद ये तो वही आ गया, कंटिंजेंट फी। कंटिंजेंट फी किसे कहते हैं? कंटिंजेंट फी का मतलब है ऐसी फीस, देखिए हमारे प्रोफेशन में ना दो तरह की फीस अलाउड हैं, और मैंने सुना है शायद लॉयर्स के प्रोफेशन में भी दो तरह की फीसेस अलाउड होती हैं। एक ये केस आया, हाँ भाईजान केस लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, फीस क्या होगी? 5 लाख। ये लोग, अब वो उसने 5 लाख में सारा केस लड़ना है जब तक भी चलता है। एक दूसरी अरेंजमेंट क्या होती है? सर केस लड़ेंगे, फीस क्या होगी? भाई जितनी पेशियां भुगतेंगे हर पेशी का 10,000। ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, यानी जितना टाइम लगेगा बेसिकली उसकी बेस पे। मैंने सुना है कि कायदे आज़म जब प्रैक्टिस करते थे तो अपने क्लाइंट से वो नंबर ऑफ आवर्स की बेस पे बिलिंग करते थे, लमसम नहीं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि एक्सपेक्टेड टाइम से कम में केस निमट जाता था, और क्लाइंट चाह रहा होता था ज़्यादा पैसे लेना, लेकिन कायदे में रिफ्यूज़ कर देते थे। वो कहते थे नहीं, जो टर्म्स एग्री हुई हैं वो नंबर ऑफ आवर्स की बेस पे, अगर ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा फीस चार्ज करता, क्योंकि कम लगा है तो इससे ज़्यादा मेरा हक एक्सेप्ट नहीं कर। ये दोनों तरह की फीसेस अलाउड है, लमसम भी और नंबर ऑफ आवर्स की बेस। हम भी, हमारा ऑडिट प्रोफेशन भी हमें दोनों अलाउ करता है। ये दोनों फीसेस कंटिंजेंट फी नहीं है। लमसम फी तो है ही फिक्स, क्लाइंट आया सर ऑडिट करेंगे, बिल्कुल कितने में? 10 लाख में। दूसरी, क्लाइंट ने कहा ऑडिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, फीस क्या होगी? सर हमारी टीम में 3 तरह के लोग हैं, एक पार्टनर, एक मैनेजर, एक ट्रेनी स्टूडेंट्स। पार्टनर जितने आवर्स काम करेगा हर आवर के बदले में 20,000 रुपीज आपको चार्ज किया जाएगा। मैनेजर जितने आवर्स काम करेगा हर आवर के बदले में 12,000 चार्ज किया जाएगा, और ट्रेनी स्टूडेंट जितने आवर्स काम करेगा हर एक के बदले में 5,000 चार्ज किया जाएगा। नहीं, ये आज से 20 साल पहले जब वो मैं एज जूनियर बाज़ बिल वगैरह होते बनते थे ना, तो नजर से गुजरते थे। उस वक्त जो टीम के अंदर सबसे जूनियर होता था ना, उसका कोई मेरा 250 या 300 पर आवर होता था। उस वक्त हमें 1500-1600 स्टाइपेंड हुआ करता था।
ये उस वक्त ही बात, उस हिसाब से देख लें कि आज का रेट। और आई कैप का ना एक है ATR, एक रिलीज आई कैप की वेबसाइट पे है टेक, उसमें आई कैप ने बताया हुआ है कि आप मिनिमम अपने क्लाइंट को जब बिल इशू करेंगे ना, तो आपने और जब कैलकुलेट किए तो हर टीम मेंबर के बदले में मिनिमम रेट कितना अप्लाई करना है, उसमें ट्रेनिंग स्टूडेंट का भी है। ठीक है, तो जब हम स्टूडेंट थे ना तो हम वो रेट कैलकुलेट करते होते, हम कहते हैं अच्छा हम इतना काम करते हैं, फर्म इतना पैसा हमसे कमा रही है और हमें कितने दें 600, वो पता चलता था 20-22 हज़ार बिलिंग हो रही है हमारी और हमें कितना मिलता था 1500 1600। 12 ये दोनों बेसिस कंटिंजेंट नहीं है, आवर्स वाली भी और फिक्स भी। कंटिंजेंट क्या है? कंटिंजेंट है जब फीस बेस कर रही हो प्रॉफिट पे, आवर्स वर्क पे फीस बेस कर रही है, वो कंटिंजेंट नहीं है। प्रॉफिट, जैसे क्लाइंट ने कहा फीस कितनी होगी, जितना प्रॉफिट होगा 10% आपकी फीस, इंडिपेंडेंट रहा ऑडिटर, वो तो कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा। फी कितने टाइप ऑफ ओपिनियन, सर अनमोडिफाइड ओपिनियन है फीस है 10 लाख, क्वालिफाइड ओपिनियन है 5 लाख, एडवर्स या डिस्क्लेमर हुआ तो 500 रुपए, 500 सक्सेस ऑफ केस कि सर आप हमारा केस लड़ें, केस लड़ सकते हैं लीगल केसेस, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल टाइप के। अगर केस आपने जीत लिया तो आपको 10 लाख रुपया मिलेगा, हार गए तो 1 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल। सेविंग इन टैक्स, सर टैक्स, अच्छा ये कंटिंजेंट फी ना इंश्योरेंस के लिए अलाउड है ना नॉन इंश्योरेंस, टैक्स की एग्जांपल नॉन इंश्योरेंस की है। सर टैक्स का केस लड़िए, अच्छा पैसे कितने, जितनी टैक्स सेविंग होगी आधा टैक्स आप आधा टैक्स बचाएं। टैक्स बचाने वाले को फर्म खुश होकर पैसे देती है, आधे 50% दे देती है। ऑडिटर को पैसे देते हुए कहते हैं आपने किया क्या है, आपने हमारा फायदा कोई नहीं किया, सिर्फ हमें बताया है। ठीक है, ऑडिटर को ऐसा डॉक्टर समझा जाता है जो सिर्फ मर्ज बता देता है, इलाज नहीं करता। ठीक है, हालांकि हम उन्हें बहुत सी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देते हैं ना, याद है ना एडवांटेजेस। तो जब हाँ जी, जब कभी क्लाइंट आपको बात करे ना कि आपका कोई फायदा नहीं है, आपने उसे एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज बता देना। हाँ जी, कंटिंजेंट फी थ्रेट कौन सा राइज होता है जी? अच्छा आप इन 4-5 एग्जाम्पल पे वो केस बनाएगा, आपने आइडेंटिफाई करना होगा ये कंटिंजेंट फी का। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, थ्रेट क्रिएटेड, कहता है थ्रेट इतना सिग्निफिकेंट है कि कोई सेफ गार्ड ही नहीं है इसका, इसलिए क्या करना चाहिए, हमने कंटिंजेंट फी अलाउड ही नहीं है। इंश्योरेंस एंगेजमेंट पे भी अलाउड नहीं है, नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट भी अगर आप अपने ऑडिट क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं अलाउड ही नहीं है। कहता है गोली सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा, सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और सेफ गार्ड भी कोई एक ही सेफ गार्ड है, क्या नहीं करना काम नहीं करना। ठीक, यह है कंटिंजेंट फी। नेक्स्ट रेफरल फी और कमीशन। रेफरल फी तो आप जानते ही होंगे, रेफरल फी और कमीशन। आपके गांव का घराई, उसने कहा आपने तो गांव में बताया बस 6 महीने रह गए, साल रह गया सीए होने में, तो वो भी यही समझ रहे हैं। तो दूर का कोई रिश्तेदार, उसने कहा मैं भी सीए करना चाहता हूँ। आप परेशान थे, आपने कहा इस साल की जो फीस आई कैप को जमा करवानी है वो कहाँ से आएगी? घर वालों से तो कहा हुआ है कि ट्रेनिंग हो रही है और पैसे मिल रहे हैं। अब कहाँ, उस गाँव उस दोस्त ने कहा कि मैंने सीए करना है, आपने कहा बहुत अच्छा। उधर जाके लाहौर में देखा जो कॉलेज एडमिशन लाने पे सबसे ज्यादा कमीशन दे रहा है, क्या करेंगे? उधर भर्ती करवा देंगे। उधर ऐसे ही करते हैं ना, कुछ सारे नहीं ऐसे करते, लेकिन कुछ ऐसे करते हैं ना, कर सकते नहीं करते हैं। याद रखें मशवरा अमानत होता है, मशवरा अमानत होता है, इसीलिए या तो मशवरा दे ही ना, या अगर मशवरा दे तो कॉम्पिटेंट मशवरा दें। अपने 2-4 हज़ार के किसी का कैरियर के सबसे अच्छा तरीका पता क्या? जिम्मेदारी ना ले, जिम्मेदारी। मैंने कहा भाई तू सर्च कर ले, तुझे हम गाइड कर देते, ये कॉलेजेस है इधर जाओ सर्च करो, जो अच्छा लगे एडमिशन ले। लेकिन अगर आपने कोई मशवरा देना है तो टू दी बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ मशवरा, बायस्ड ओपिनियन कभी नहीं देना। क्यों? क्योंकि इसके बदले में, और अगर कोड ऑफ एथिक्स, अच्छा कोड ऑफ एथिक्स कहता है इसके बदले में आपको जो पैसे मिलते हैं ना, या उन लोगों, उसे कहते हैं रेफरल कमीशन। ये वही एग्जांपल है। कोड ऑफ एथिक्स रेफरल कमीशन को मना नहीं करता,
कहता है ले सकते हैं, लेकिन आपके क्लाइंट को, जिस बंदे को रेफर, उसको पता होना चाहिए कि आपको उधर भर्ती करवाने में आपको कमीशन मिल रहा है, ताकि वो एक दफा सोच ले कि ऐसा तो नहीं है कि अपने कमीशन के चक्कर में ये बंदा मुझे गलत मशवरा दे रहा। प्रैक्टिस डिसअलाउड नहीं है कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक रेफरल कमीशन पर, लेकिन प्रोवाइडेड सेफगार्ड क्या है, डिस्क्लोज करना चाहिए। यही कह रहा है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू कंप्लायंस विद प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जहां ज्यादा कमीशन उधर। एंड प्रोफेशनल कंपनी ड्यू केयर इज क्रिएटेड इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पेज आर रिसीव्स रेफरल फी आर रिसीव्स ए कमीशन रिलेटेड टू क्लाइंट। फर्म में कैसे ये अप्लाई होता है, हमारा ऑडिट क्लाइंट है, हमने ऑडिट किया, हमसे बड़ा मुतमिन है, कहता है सर जी हमें अब FBI का नोटिस आया है, तो आप ऑडिट बड़ा अच्छा करते हैं तो टैक्स को भी डील कर लें। हमने कहा भाईजान टैक्स को तो हम डील, हमारा टैक्स डिपार्टमेंट ही नहीं है, क्लाइंट जाने लगा। फिर हमने कहा उसे ठहर जाए, क्या हम आपको ऐसी CA फर्म ना बता दें जो बड़ा अच्छा टैक्स को डील करते हैं। और फिर हमने उसे साथ वाली फर्म का एड्रेस दे दिया। ठीक है, अब अरेंजमेंट असल में यह है कि जितने क्लाइंट हम उसके पास भेजेंगे ना 20% वो हमारा कमीशन हमें देते हैं। रेफरल फी क्या ले या रेफरल कमीशन। बताइए इस सिचुएशन में कोई एथिकल इशू राइज होता है? आप ऑब्जेक्टिव नहीं है, कॉम्पिटेंट एडवाइस हो सकता है ना दे वो आपने। थ्रेट कौन सा राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सेफगार्ड क्या भला इसका? डिस्क्लोज क्लाइंट को, जिसको भेज रहे हैं, जिसके साथ अरेंजमेंट है उसको नहीं, उसको तो पहले ही पता होगा। जिस क्लाइंट को भेज रहे हैं दूसरी फर्म, उसको डिस्क्लोज कर दें, उसे पता चल जाए जो आपने मशवरा दिया ना, सवाब के लिए नहीं दिया, पैसों के लिए दिया है। और उससे उसकी कंसेंट भी ले ले कि उसे कोई इतराज तो नहीं है। ऑब्टेन एडवांस एग्रीमेंट फ्रॉम क्लाइंट। समझ रहे हैं? रेफरल फी या कमीशन समझ आ गया? कंपिटेंस एडवाइस दे रहे हो या इनकम्पिटेंट, मसला इसके ऊपर है कि आपने क्लाइंट को डिस्क्लोज किया है कि नहीं। थ्रेट है ना। अगर कंपिटेंट एडवाइस दे तो आप समझ रहे होंगे ना, तो आप तो अपने आप को कंपिटेंट ही समझते हैं, नहीं समझते? नॉर्मली ऐसे ही होता है ना सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये एक स्टेटमेंट दे दूं ना कि ये टॉपिक इतना मुश्किल है कि 2 घंटे में डेली पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम 3 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना मुश्किल है कि 100 में से सिर्फ एक स्टूडेंट ही पास होता है 2 घंटे पढ़ के। अगर मैं, तो हर स्टूडेंट यही समझेगा क्या, वो एक स्टूडेंट मैं ही हूं जो 2 घंटे पढ़ के पास हो, और सारे 2 घंटे ही पढ़ेंगे। हर बंदा अपने आप को इसलिए समझ रहा होता है ना। क्या इसी तरह आप तो कंपिटेंट एडवाइस ही समझ रहे होंगे, लेकिन असल में है कि नहीं ये क्लाइंट पे छोड़ दें। क्लाइंट को आपने इतना बता देना क्या कंपिटेंट एडवाइस नहीं है, ये नहीं कि हमें पैसे मिलने हैं इसके। हाँ, सबसे अच्छी ऑप्शन तो यह है कि उन्हें कह दें हम काम ही नहीं करते, खुद ही ढूंढ लो, खुद ही ढूंढ लो। मार्केट में बड़े लोग बैठते तो पैसे मिलते हैं, तो बताने में भी कोई हर्ज नहीं है, उसकी भी इजाजत है। ये बदर्जा उला ये एडवाइस है इनके लिए कि भाई क्लाइंट से कहें खुद ही ढूंढ लो, लेकिन अगर आपने पैसे कमाने हैं तो कम से कम उसको ये बता दें कि हमें पैसे मिल रहे हैं। फिर कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज। ओवरड्यू फी वाला पॉइंट रहता है। ओवरड्यू फीस वाला पॉइंट रहता है। ओवरड्यू फीस वाला पॉइंट सुन लें। नहीं मैं ओवरड्यू पढ़ा, याद है मुझे कोई बात। ओवरड्यू का मतलब है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। 1 मिनट, सारे नहीं, सिर्फ सारे नहीं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, सिर्फ 2-4 स्टूडेंट हाथ उठा दें। हाँ शाबाश। अच्छा, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी फीस हो गई ओवरड्यू। ड्यू डेट के बाद जब फीस ड्यू, जैसे बिल होता है ना, उसकी एक ड्यू डेट होती है, और उसके बाद बिल क्या होता है, ओवरड्यू। ऑडिटर की फीस की ड्यू डेट होती है, देखिए जैसे ही नॉर्मली हम ऑडिट करते हैं ना, रिपोर्ट साइन करते हैं, तो रिपोर्ट साइन करने के साथ ही बिल देते हैं। बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा मेरे मैनेजर ने मुझे रिपोर्ट दी और साथ में बिल दिया और कहा क्लाइंट के CFO के पास चले जाओ। CFO ने मुझे एक चीज़ सिखाई
सीएफओ के पास गया, मैंने क्या किया, दोनों चीजें थी, मैंने ऊपर अब अपनी तरफ से फर्म का भला, ऊपर बिल रखा, नीचे रिपोर्ट। सीएफओ ने देखा ना जा, तो उसने मुझे चीज सिखाई, उसने कहा भाई पहले सर्विस प्रोवाइड की जाती है, बाद में पैसे मांगे जाते हैं, पहले पैसे नहीं मांगे जाते। उसने सर रिपोर्ट ऊपर बिल नीचे, मैंने सीख ले। तो ड्यू नॉर्मली जब आप रिपोर्ट देते हैं अमाउंट उसी वक्त ड्यू हो जाती है। कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि जब फीस ड्यू होगी नॉर्मली 2-3 महीने के अंदर क्लाइंट पे कर देता है, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा अरसा हो जाए तो उसे हम कहते हैं ये ओवर ड्यू फीस है। इसमें अच्छा 2 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है, इस साल हम ऑडिट कर रहे हैं, इनिशियल ऑडिट। इसमें कोड ऑफ एथिक्स ज्यादा सख्त है, वो कहता है जब तक उसकी फीस पे नहीं होगी ना फिर आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना। अच्छा दूसरी सिचुएशन, अगर पिछले साल का ऑडिट भी हमने किया था, इस साल भी हम कर रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स कहता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट तब तक साइन नहीं करनी जब तक पिछले साल की फीस क्लियर ना हो जाए, या पूरी या सब्सटेंशियल, या क्लाइंट हमें फर्म कमिटमेंट ना कर दे हमारे साथ, जैसे फ्यूचर डेट के चेक दे दे, तब तक हमने रिपोर्ट को साइन नहीं करना। क्यों नहीं करना भला, इसकी लॉजिक क्या है? इसलिए कि अगर रिपोर्ट साइन करते हुए हमारे जहन में यह बर्डन होगा ना, पिछले साल की फीस क्लाइंट ने अभी तक नहीं दी, तो हो सकता है हम पिछले साल की फीस रिकवर करने के लिए क्लाइंट को फेवर दे दें, क्लाइंट को फेवर दे सकते हैं। यानी क्वालिफाई, हम कहेंगे पिछले साल क्लाइंट को क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, गुस्सा खा गया और आज तक पैसे नहीं दिए उसने, तो अब तो ये गलती हम नहीं करनी। इसीलिए बेहतर है रिपोर्ट साइन करने से पहले या तो फीस टोटल या सब्सटेंशियल रिकवर कर लें, या क्लाइंट से एग्री कर लें कि वो हमें फीस पे करेगा। ऑब्टेन फुल और पार्शियल पेमेंट ऑफ ओवरड्यू फीस, और फिर इसके बाद भी रिव्यूअर अपॉइंट कर लें, रिव्यूअर अपॉइंट कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं फीस रिकवरी के लिए आपने क्लाइंट को अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। अच्छा अगली बात कह रहा है, अगर लंबे अरसे तक फीस आउटस्टैंडिंग रहे तो क्या मसला होगा? मसला ये होगा कि वो फीस लोन बन सकती है। क्या बन सकती है? लोन बन सकती है। अगर फीस लंबे अरसे तक आउटस्टैंडिंग रहे तो, क्योंकि जो लंबे अरसे तक आउटस्टैंडिंग रहे वो फीस होती है कि लोन? लोन होता है ना। अक्रूड एक्सपेंस तो 2-4 महीनों में पे हो जाते हैं, तो जो साल तक ना पे हो, यानी अगला साल भी गुजर गया, तो वो इक्विवेलेंट टू लोन हो सकती है। और अगर लोन हो तो बताइए क्या हमें ऑडिट क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए? वो तो फिर लोन एंड गारंटी वाली सिचुएशन भी अप्लाई हो जाएगी, और लोन एंड गारंटी वाली सिचुएशन में वो कहता है कि हाँ रीअपॉइंट, अगर मटेरियल है तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। इसीलिए हम देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमें रीअपॉइंट होना भी चाहिए कि नहीं। तो ओवरड्यू फीस का कंसेप्ट जब कभी आएगा आपने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, पहला इसे इनिशियल और दूसरा रेकरिंग। इनिशियल में कह रहा है बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्लाइंट। रेकरिंग में आप रिपोर्ट नहीं साइन करने, रिपोर्ट साइन करने से पहले जरूरी है क्या? फीस क्लियर करवाई जाए या क्लाइंट से कमिटमेंट ली जाए, और प्लस इसके बाद भी आपने वो रिव्यू करवा देना है, ताकि पता चल जाए फीस के चक्कर में कोई फेवर नहीं दी गई। और अगर फीस लंबे अरसे तक आउटस्टैंडिंग हो तो वो क्या हो जाती है? इक्विवेलेंट टू लोन हो जाती है। फीस लंबे अरसे तक आउटस्टैंडिंग रहे क्या हो जाएगी? लोन बन जाएगी। फीस कब लोन बनेगी? आउटस्टैंडिंग रहे। शाबाश। तो अगर वो इक्विवेलेंट टू लोन हो जाती है तो हमने देखना है क्या हमें नेक्स्ट ईयर के लिए भी ऑडिटर पॉइंट होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लोन की वजह से डबल थ्रेट राइज हो रहा हो। क्लियर जी? चलिए आज के लिए इतना काफी है। कंपनसेशन और इंड्यूसमेंट इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह। असाइनमेंट देख लीजिएगा, असाइनमेंट में ज्यादातर क्वेश्चन फीस के ही है, तो असाइनमेंट कर लिए। अगर इंड्यूसमेंट का कोई क्वेश्चन आया तो वो ना कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।